हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग निधि राणा। सर जी नहीं है, आज मैम है। साइकोलॉजी की क्लास है ना आपकी, तो आपको पता है साइकोलॉजी आपको मैं पढ़ाती हूँ। गुड मॉर्निंग अक्षित। चलिए फिर, आज की क्लास आपकी रहेगी। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी की क्लास है आपकी, और जैसे कि आपको पता है हम कंप्लीट सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक सब कुछ लगा चुके हैं। एक लास्ट मॉक आपको अभी मिलेगा, ताकि आपको मतलब एक प्रैक्टिस और हो जाए। वो आई थिंक इस वीकेंड सैटरडे को या नेक्स्ट वीक मिल सकता है आपको। तो वो बात बाद में करेंगे। अभी बात करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें कर ली है। साइकोलॉजी देखो, आपका पूरा मैंने आपको करवा दिया है सिलेबस। पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमने मॉक टेस्ट बहुत सारे लगा लिए हैं। आई थिंक अब तक आपको साइकोलॉजी अच्छे से याद हो गई होगी। तो आज हम कंप्लीट साइकोलॉजी का रिवीजन करेंगे। वन लाइनर के फॉर्म में होगा सब कुछ। तो क्वेश्चन होगा और उसका डायरेक्ट आंसर होगा। जितने भी टॉपिक, पूरा का पूरा सिलेबस मैं कहूँ साइकोलॉजी का, आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो क्लास आपकी 1 आवर की भी हो सकता है उससे ज्यादा लंबी भी चल पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट है। सभी तैयार हैं आज की क्लास के लिए? करें स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन 1 है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। जिन एस्पिरेंट्स को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रोथ? वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है? हमें पता है ग्रोथ होती है हमेशा क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्यों होती है? क्योंकि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। जैसे हाइट, वेट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, है ना। इनको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। दैट्स वाई ग्रोथ को हमेशा कैसी क्वांटिटी बोलते हैं हम? क्वांटिटेटिव। ठीक है। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेवलपमेंट? तो वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों आता है इसमें। इसको मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो एस्पेक्ट है वो डेवलपमेंट में ही आता है। दैट्स वाई डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी हो गई और क्वालिटेटिव भी होगी। इसको इवेलुएट कर सकते हैं हम। डेवलपमेंट चैप्टर याद है सभी को? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? इमोशनल डेवलपमेंट आपने पढ़ा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने पढ़ा है, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं इनमें से कुछ टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऐसे थे जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, है ना। उनको हम इवेलुएट करते थे। हम टेस्ट हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, टेस्ट के थ्रू हम उनके बारे में जानते थे कि कितनी डेवलपमेंट बच्चे की हो रही है। तो वो डेवलपमेंट बोथ नेचर आता है इसका, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आपने याद रखना है। अगर एग्जाम में अलग अलग दिया हो ऑप्शन में कि बताओ, ऑप्शन ए में बोल दिया क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी में क्वांटिटेटिव, या फिर तीसरा और चौथा ऑप्शन कुछ और दे दिया उन्होंने, तो आपने प्रेफरेंस वहां पे क्वालिटेटिव को देनी है। फिर किसको देनी है प्रेफरेंस? क्वालिटेटिव को प्रेफरेंस देनी है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है ये चीज, है ना। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर प्रोसेस? वृद्धि किस बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है? तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है ग्रोथ, याद रखना है। अप टू विच स्टेज डज ग्रोथ यूजुअली कंटिन्यू? ग्रोथ कब तक कंटिन्यू करेगी? हमने पढ़ा है कि ग्रोथ होती है लिमिटेड। वृद्धि आमतौर पर किस अवस्था तक चलती है? तो हमेशा याद रखना कि ये जो ग्रोथ होती है ये लिमिटेड होती है। लाइफ लॉन्ग आप ग्रो नहीं करोगे। लाइफ लॉन्ग आपकी हाइट नहीं बढ़ती रहती है। अब आप जिस एज में हो आपकी हाइट बढ़ना बंद हो चुकी है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वेट आपका बढ़ता घटता रहता है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल हाइट का लेंगे। नहीं बढ़ रहा है ना, उतनी ही है जितनी एक मतलब मान लो एडोलेसेंस तक मेनली हमारी हाइट बढ़ती है, तो उतनी ही रही ना। तो ये लिमिटेड होती है। और कब तक ग्रो करते हो आप? मैच्योरिटी तक, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते हो। मेनली एडोलेसेंस तक आपकी ग्रोथ चलती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ डेवलपमेंट? क्या टाइम स्पैन है डेवलपमेंट का? ग्रोथ का तो हमने जान लिया कि लिमिटेड है, एडोलेसेंस तक चलेगी। डेवलपमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग होती है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्सेप्शन टू डेथ, वूम टू टोम चलती है ये। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हुए हैं, आ रहे हैं सबको याद कि पढ़ा हुआ है ये सारा कुछ आपने, और यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए। तो यहाँ पे क्या बात की हमने कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जस्ट जैसे ही कंसीव किया जाता है मदर के थ्रू बेबी, वहीं से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जब तक बच्चे की डेथ ना हो जाए, मतलब बुढ़ापे, ओल्ड एज तक। ठीक है, तो ये हमने डेवलपमेंट की बात की।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डज द सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मीन? विकास के मस्तकाधोमुखी सिद्धांत का क्या अर्थ है? सिफेलोकाउडल मतलब डेवलपमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को है? हेड टू टो। सिफेल मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इसका मतलब होता है हेड, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि हेड टू टो कौन सी डायरेक्शन है? सिफेलोकाउडल। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट किए ना अपने, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, उससे आया है ये, डायरेक्शन वाले प्रिंसिपल से। तो अगर डेवलपमेंट की डायरेक्शन की मैं बात करूं, दो डायरेक्शन में आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट वन इज सिफेलोकाउडल जो कि हेड टू टो चलती है, एंड सेकंड वन इज प्रॉक्सिमो डिस्टल जो कि सेंटर टू पेरिफेरी चलती है, स्पाइन टू एक्सट्रीमिटीज, अंदर से बाहर की तरफ। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या क्या याद रखना है आपने कि ये दोनों जो प्रिंसिपल हैं किस प्रिंसिपल को बिलोंग करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले तो ये याद रखो, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को ये बिलोंग करते हैं, और भी नाम है इसका प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों प्रिंसिपल को ये बिलोंग करते हैं, जिसमें एक में कहा गया है कि डेवलपमेंट हेड टू टो चलेगी, दैट इज सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल, एंड सेकंड में बोला गया है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल में कि डेवलपमेंट जो है सेंटर टू पेरिफेरी होगी। पहले आपके सेंटर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, देन बाहर की तरफ डेवलपमेंट शुरू होगी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ विच टू फैक्टर? किसका प्रोडक्ट कहा गया है डेवलपमेंट को? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरमेंट, प्रोडक्ट होता है। और ये टर्म किसने, टर्म नहीं कहूंगी, ये स्टेटमेंट किसने दी है? जल्दी से बता दो। पढ़ा है ना आपने पूरा चैप्टर डेवलपमेंट वाला? बता दो जल्दी से, किसने कहा है ऐसा कि डेवलपमेंट आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपका। करिए आंसर। है चीजें याद या भूल गए हो? अभी तो भूलना नहीं है, अब तो एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, बाकी स्ट्रीम्स भी, आपका एग्जाम अब बहुत नजदीक है। बिल्कुल ठीक आंसर है अक्षित सोनी का, वुडवर्थ ने कहा है ये। बाकी एस्पिरेंट जिनको आंसर आता है वो कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड टॉय एज? विकास की किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? अर्ली चाइल्डहुड। क्या टाइम पीरियड रहता है अर्ली चाइल्डहुड का? साथ के साथ रिस्पॉन्स करते चलिए, तभी मजा आएगा आपको क्लास में। कमेंट करते चलिए, आपको खुद मजा आएगा। ठीक है, पैसिव लिसनर नहीं बनना है। पूरी साइकोलॉजी पढ़ ली आपने, एक ही चीज बोलती है साइकोलॉजी कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। जितनी ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन आप यहाँ शो करेंगे, उतनी ही चीजें आपको याद रहेंगी। अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है वो होती है 3 से 6 साल। कई बार ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। हाँ जी, निधि राणा का आंसर बिल्कुल ठीक है, 3 से 6 अर्ली चाइल्डहुड। ये जो स्टेजेस हैं, इन्फेंसी हो गई, अर्ली चाइल्ड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद आपका एडोलेसेंस, इनकी एज आपने जरूर याद रखनी है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है विच स्टेज इज नोन एज गैंग एज? जहां पे बच्चों की गैंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड की एज की बात करें तो 6 से 12 या 7 से 12, वो वेरी कर जाता है, एक आधा साल आगे पीछे। बिल्कुल ठीक शिवानी, आपका आंसर, निधि का भी आंसर ठीक है, 6 से 12 आपका लेटर चाइल्डहुड की एज है। नेक्स्ट है हु कॉल्ड एडोलेसेंस अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एंड स्ट्रेस? किशोरावस्था को तनाव और तूफान का काल किसने कहा? ये कहा था स्टैनली हॉल ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, स्टैनली हॉल ने कहा है। आई थिंक अब मुझे ये बोलने की भी नीड नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीवाईक्यूज सारे डिस्कस कर लिए हैं ना। आपको भी पता है कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। वैसे मैंने सारे जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन? भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड वाला बच्चा होता है ना, उसको आप 3-4 लैंग्वेज सिखा दो उस टाइम, उसकी एज में वो सीख लेगा, वो हिंदी भी सीख लेगा, वो इंग्लिश भी सीख लेगा, वो मदर टंग जो भी आपकी लोकल भाषा होगी उसको भी सीख लेगा। हर चीज बच्चा उस एज में सीख सकता है। अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन पीवाईक्यू, ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, कौन सा ब्रेन का हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? करो आंसर सभी जल्दी। कौन सा ब्रेन का हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए? दो ही हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। मैंने ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से आपने याद रखना है।
यस, अक्षित, शिवानी दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी का भी, निधि का भी बिल्कुल ठीक। एल फॉर लैंग्वेज और एल फॉर लेफ्ट हेमिस्फेयर। और लेफ्ट हेमिस्फेयर एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या है वो? है याद? दो चीजें बताई थी एल से मैंने आपको। लॉजिक, जो आपका लॉजिकल थिंकिंग है आपकी, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और क्रिएटिविटी की अगर बात की जाए तो वो राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी। वो भी याद रखना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं याद करवाती चलूंगी, क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमें होंगे वो मैं आपको बताती चलूंगी। नेक्स्ट है, डज द रेट ऑफ डेवलपमेंट रिमेन द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन? क्या सभी के लिए सेम रहता है? बिल्कुल नहीं, है ना, नो। क्योंकि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हमने पढ़ा है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की बढ़ने की क्षमता अलग है ना। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो बेशक यूनिवर्सल हैं। पहले बच्चा इन्फेंसी से जाएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर, फिर आपका एडोलेसेंस और फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। ये वाली स्टेज सेम रहेगी, यूनिवर्सल है डेवलपमेंट की स्टेजेस। लेकिन हाँ, टाइम पीरियड वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोटर स्किल डेवलपमेंट? गामक कौशल के विकास की दिशा क्या होती है? ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल। अब याद है आपको, मोटर स्किल मैंने दो तरह की बताई थी आपको, ग्रॉस एंड फाइन। ग्रॉस मोटर स्किल वो स्किल्स होती हैं जिनमें बड़ी मसल्स का यूज होता है, बिग मसल का यूज होता है। फाइन मोटर स्किल वो स्किल होंगी जिनमें छोटी मसल्स का यूज होता है। तो जैसे अगर नेक्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। होल्डिंग अ पेंसिल और नीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्किल? पेंसिल को पकड़ना, ये मान लो पेंसिल एज्यूम करो इसको, बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है तो वो फिंगर्स का यूज कर रहा है। अब फिंगर्स का यूज कर रहा है तो यहाँ छोटी मसल्स का यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई ये कैसा एग्जांपल हुआ? फाइन मोटर स्किल का। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर रनिंग एंड जंपिंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच स्किल? रनिंग और जंपिंग के लिए बच्चा अपनी टांगों का, पूरी बॉडी का यूज कर रहा है, मेनली मोस्टली अपनी टांगों का यूज कर रहा है, वहां पे बिग मसल्स हैं। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल हुई, स्थूल गामक कौशल। ठीक है, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कैन डेवलपमेंट बी रिवर्स? क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? कि डेवलपमेंट कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती है। अगर बच्चे ने बोलना सीख लिया तो ऐसा नहीं है कि वो बोलना भूल जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसके साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है तब तक। ठीक है, तो डेवलपमेंट कभी भी रिवर्स नहीं होती है। डेवलपमेंट हमेशा क्यूमुलेटिव होगी और प्रोग्रेसिव होगी, नॉट रिवर्सिबल। कभी भी रिवर्स आप डेवलपमेंट को नहीं कर पाओगे। प्रोग्रेसिव होता है बढ़ना, मतलब डेवलपमेंट हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगी। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज ग्रोथ? कैसा चेंज है ग्रोथ? स्ट्रक्चरल और फिजिकल चेंज। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फिजिकल चेंज, हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ना। जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हाइट वेट आपका बॉडी मास बढ़ रहा है या घट रहा है, तो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये फंक्शनल चेंज है। हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग और भी बॉडी ऑर्गन की जितनी भी फंक्शनिंग होगी वो सारी फंक्शनल चेंज में आएगा। तो इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग हम कह सकते हैं डेवलपमेंट, और चेंज कैसा हुआ? फंक्शनल चेंज। ये डिफरेंस याद रखना। इज डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल? यस, हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, आ रहा है याद? पढ़ा है हमने। तो डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करती है। जैसे अब हम देखो, अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल आपको दूं प्रिडिक्शन का, कर सकते हो आप प्रिडिक्ट। आपको पता है सबसे पहले इन्फेंसी आएगा, इन्फेंसी का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, तो ये भी एक प्रिडिक्शन हो गई कि इसके बाद अब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा। दूसरी बात, कई बार होता है बच्चा बचपन में अर्ली चाइल्डहुड वाला या लेटर चाइल्डहुड वाला स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, तो हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के हो सकता है ये स्पोर्ट्समैन बन जाए या एथलीट बन जाए। कोई बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है ये आगे चल के क्रिकेटर बन जाए, है ना। तो वो दैट इज प्रिडिक्शन। तो डेवलपमेंट में प्रिडिक्शन की जा सकती है, लेकिन 100% करेक्ट प्रिडिक्शन कभी नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर हमें नहीं पता है। तो डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होती है, यस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चाइल्ड? बच्चे की समाजीकरण की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी कौन सी है? फैमिली, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही मिलता है बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ। और ये भी याद रखना, सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो आफ्टर बर्थ स्टार्ट होती है, जबकि डेवलपमेंट आपकी वूम टू टूम चलती है, ये भी आप याद रखना। तो फैमिली होती है प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। वहीं अगर हम सेकेंडरी एजेंसीज की बात करें तो कौन होंगी? स्कूल, पीयर ग्रुप एंड मीडिया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेकेंडरी एजेंसीज कौन कौन सी हैं, प्राइमरी एजेंसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। और फैमिली को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी भी बोला गया है, तो ये भी याद रखना। मिनिएचर ऑफ सोसाइटी भी इसको बोला गया है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज
डज एक्टिव एंड इंटेंस सोशलाइजेशन टेक प्लेस? सबसे ज्यादा मतलब बच्चा सोशलाइजेशन किस स्टेज में होगी बच्चे की? वो होती है एडोलेसेंस में। टीनेजर्स की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा सोशलाइज करते हैं, उनका सर्कल बढ़ता है वहां पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा एक्टिव और इंटेंस सोशलाइजेशन कब होगी? एडोलेसेंस में। टीनेजर की एज क्या होती है? 13 से 18 या फिर 19। ठीक है, ये आपके टीनेजर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन याद है? एंटीसिपेटरी, डेवलपमेंटल, रीसोशलाइजेशन, एडल्ट सोशलाइजेशन, ये सारे टाइप आपने पढ़े हुए हैं। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या रहता है? न्यू रोल बच्चा सीखता है, जैसे लर्निंग द कल्चर एंड रोल ऑफ अ ग्रुप दैट वन होप टू ज्वाइन इन द फ्यूचर। नए रोल सीखना ताकि फ्यूचर में अगर कहीं आपको ज्वाइन करना हो तो वो आपको वहां पे काम आए। दैट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। नेक्स्ट है हु गेव दी साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने दी है। किसने दी है? एरिक एरिक्सन। साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी है? एरिक एरिक्सन। जल्दी से बता दो कितनी स्टेजेस थी इसमें? है याद आपको स्टेजेस कितनी थी इसमें? एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। निमोनिक भी याद है? ताइजी। कितनी स्टेजेस हो गई? ये था निमोनिक, मैंने इस तरीके से बताया था आपको याद करना। किसी को भी नहीं है याद? निधि को याद है, चलिए ठीक है। 8 स्टेजेस थी। कितनी स्टेजेस थी? 8। और इनकी 8 की 8 स्टेजेस से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये है निमोनिक। ताई जी, ताई जी याद रखो, घर में आप सबके ताई जी होंगी तो बस ये याद रख लो, एरिक एरिक्सन की ताई जी। ताई में आए 4 है। अब देखो कौन कौन से हैं 4। ये रही। सबसे पहले आती है इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। टी से हो गया ये टी से हो गया। ताई का टी यहाँ पे है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किस स्टेज के बच्चे में होगा, तो इन्फेंसी में होता है। या इन्फेंसी में कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी स्टेज देखो अर्ली चाइल्डहुड में, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो यहाँ पे आ गया टी ए, निमोनिक। फिर तीसरी स्टेज है प्री स्कूल जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आ गया आई। फोर्थ स्टेज स्कूल एज, अर्ली चाइल्डहुड मेनली, अच्छा लेटर चाइल्डहुड आएगा यहाँ पे, और इसमें भी आए है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। फिफ्थ स्टेज इज एडोलेसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यहाँ पे भी आए आ गया। कितने आए हुए? अभी 3 ही आए हुए। फोर्थ आए यहाँ पे आ जाएगा यंग एडल्टहुड, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये हो गए देखो टी ए आई 4। और फिर सेवेंथ स्टेज है आपकी मिडिल एडल्टहुड, जेनरोसिटी वर्सेस स्टेग्नेशन, यहाँ पे आ जाएगा जी। एट्थ स्टेज इज मैच्योरिटी, दैट इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, यहाँ पे आ गया ई। तो बन गया ना ताई जी, आई 4 है। इसी सीक्वेंस में याद रखना, कई बार ऐसा आ जाता है कि फिफ्थ स्टेज कौन सी है, सिक्स्थ स्टेज कौन सी है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। आपका काम है थ्योरी अच्छे से याद करना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप जरूर उसका आंसर कर लोगे। ठीक है, तो ये एरिक एरिक्सन का रिवीजन हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन व्हाट इज द प्राइमरी सोशल कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंस? सिंपल है, एडोलेसेंस में कौन सी स्टेज आएगी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। कौन सी स्टेज आती है एडोलेसेंट्स में? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन अकर्स व्हेन अ चाइल्ड लर्न वैल्यूज एंड बिहेवियर थ्रू मास एंड मीडिया? मीडिया में आपका मोबाइल फोन आ सकता है, आपका टीवी आ सकता है, लैपटॉप, हर चीज आ जाएगी, है ना। मीडिया आपको पता है, तो मीडिया के थ्रू कौन सी सोशलाइजेशन होती है? अभी पढ़ा था हमने, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी एजेंट है तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन ही करवाएगा। नेक्स्ट है हु प्रपोज दी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन थ्योरी से। सी एच कूले, चार्ल्स हॉर्टन कूले। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी है? कूले ने दी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसोशलाइजेशन? नाम से ही पता लग रहा है, पुनः समाजीकरण, मतलब दोबारा से सोशलाइजेशन होना। जैसे मान लो आप इंडिया में हो, आप वहां यहाँ से अब शिफ्ट हो रहे हो किसी और कंट्री में, तो आपको वहां जाके रीसोशलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो सोशलाइजेशन का तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा। कोई फॉरेन कंट्री ले लो, मान लो दुबई ले लो, लंदन ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, तो वहां की सोशलाइजेशन आपको फिर से सीखनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन, डिस्कार्डिंग ओल्ड बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग न्यू वन फॉर अ न्यू ट्रांजिशन इन लाइफ। नेक्स्ट है विच पेरेंटिंग स्टाइल इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर हेल्दी सोशल डेवलपमेंट? ये पेरेंटिंग स्टाइल जो हमने पढ़े हुए हैं यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसको डेमोक्रेटिव की भी बोलते हैं।
जिसमें केयर भी होगी और डांट भी होगी। इट इज अथॉरिटेटिव। एक और टर्म है अथॉरिटेरियन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अथॉरिटेटिव इज द बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन अच्छी नहीं होती है, उसमें आई थिंक डांट नहीं होती है, केयर ही होती है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अथॉरिटेटिव याद रखो सिर्फ कि ये बेस्ट होती है, ठीक है। परमिसिव भी होती है, इंडल्जिव भी होती है, बहुत सारे टाइप्स, मेनली 4 हमने पढ़े हुए हैं पेरेंटिंग स्टाइल के। नेक्स्ट है एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन स्टार्ट प्लेइंग इन ग्रुप्स विद रूल्स, गेम्स विद रूल्स। बच्चे किस अवस्था में नियमों वाले समूह में खेलना शुरू करते हैं? लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। ऐसी गेम्स वो लेटर चाइल्डहुड में ही करते हैं जहां पे रूल उनको फॉलो करने होते हैं। व्हाट इज पैरेलल प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड? पैरेलल प्ले होता है दो बच्चे साथ में, मान लो एक रूम में है, दोनों अपने अपने टॉयज के साथ खेल रहे हैं, अपने में मस्त हैं, एक दूसरे के साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही उनकी, दैट इज पैरेलल प्ले। when children play next to each other with similar toys but do not interact, ठीक है। नेक्स्ट है हु डेवलप द सोशल लर्निंग थ्योरी? किसने डेवलप की है? अल्बर्ट बंडूरा। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या एक्सपेरिमेंट था इनका? इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बताओ, बता दो जल्दी से। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? बताइए बताइए। नहीं याद है? अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी हुई है और एक्सपेरिमेंट था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। इनकी थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसने दिया है, तो अल्बर्ट बंडूरा का ही नाम लेंगे आप। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बंडूरा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग अदर कॉल्ड? दूसरों को देखकर बच्चा सीख रहा है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉडलिंग बोलते हैं, जहां पे बच्चा क्या कर रहा है, दूसरों को देखकर सीख रहा है, इमिटेट या ऑब्जर्व करके सीख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इज लाइब्रेरी अ पैसिव और एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? कैसी एजेंसी है लाइब्रेरी? पैसिव एजेंसी है। क्यों? एक्टिव होती है जहां पे दोनों साइड से इंटरेक्शन हो रही है, जैसे मान लो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है, बच्चा कुछ सीख रहा है टीचर से, जैसे आप मुझसे अभी कुछ सीख रहे हो, तो हमारे बीच में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है। जो बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं, आप सब कर सकते हो, तो इट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, या हम कहेंगे एक्टिव एजेंसी भी हो सकती है। लेकिन जहां पे सिर्फ वन साइडेड लर्निंग हो रही है, जैसे अगर लाइब्रेरी बच्चा जा रहा है तो वह वहां पे क्या कर रहा है, वहां पे जाके बातें थोड़ी कर रहा है, किसी के साथ जा रहा है, अपनी बुक्स से पढ़ रहा है, तो बुक्स तो इनडायरेक्टली कैसी है, पैसिव एजेंसी ही है। तो लाइब्रेरी भी कैसी हुई फिर? पैसिव एजेंसी हुई, बिकॉज डायरेक्ट सोशल इंटरेक्शन इज मिनिमल, लिखा भी है यहाँ पे देखो। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप हैव द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? एडोलेसेंस। सबसे ज्यादा असर बच्चे पे ना पीयर ग्रुप का पड़ता है, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, वो भी टीनेजर के ऊपर मेनली, अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं जब वो टीन एज में होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सोशल आइसोलेशन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन? आइसोलेशन होता है मतलब अलग हो जाना, ज्यादा बातचीत ना करना अपने सराउंडिंग पीपल के साथ, ठीक है। पुअर सोशल स्किल की वजह से हो सकता है, या रिजेक्शन बाय पीयर। ये दो रीजन रहते हैं बच्चे का सोशल आइसोलेशन में जाने का। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर इज कॉल्ड व्हाट? एनकल्ट्रेशन और सोशलाइजेशन। किसी भी कल्चर की वैल्यूज और नॉर्म्स को एब्सॉर्ब करना मतलब सीखना, उसको कहा जाता है एनकल्ट्रेशन, या फिर क्या कहा जाता है, सोशलाइजेशन भी आप कह सकते हो उसको। लेकिन एनकल्ट्रेशन टर्म भी याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए व्हाट इज एनकल्ट्रेशन। तो कोई नया कल्चर या फिर कोई किसी का भी कल्चर सीखना, उसको पूरी तरह से सीखना, मतलब उसको एनकल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इन एडिक्शन थ्योरी विच स्टेज कॉरेस्पॉन्ड टू स्कूल एज चिल्ड्रन? 6 to 12 ईयर का बच्चा किस स्टेज में होगा? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये आपका लेटर चाइल्डहुड वाला बच्चा है। तो वो स्टेजेस आपको सारी याद करनी पड़ेंगी, तभी आप आंसर कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस का, जो मैंने आपको अभी बताई। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट इज डीपली लिंक्ड विद विच अदर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट लिंक होती है इमोशनल डेवलपमेंट के साथ मेनली। वैसे तो देखो सारे के जितने भी टाइप एंड डेवलपमेंट के सारे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो मॉरल हो, पर्सनैलिटी, सोशल, इमोशनल, ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया है डीपली लिंक्ड, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डीपली लिंक्ड किसके साथ है, तो इमोशनल डेवलपमेंट के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। इनके बारे में एक और चीज फेमस है कि ये कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब इनका मानना था कि बच्चा जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू चीजें सीखता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज और मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड? मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या कहा है पियाजे ने? स्कीमा कहा है। स्कीमा क्या होता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसके अलावा इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, मेंटल फ्रेमवर्क। मेंटल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज व्हाट? इट इज एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन। हमेशा याद रखना, न्यू इंफॉर्मेशन जब भी स्कीमा में ऐड की जाए उसको कहा जाएगा एसिमिलेशन। और जहां भी आपको मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज या मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज टर्म देखने को मिले उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। जैसे मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और क्रिएटिंग न्यू वन इज रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकोमोडेशन, समायोजन। ठीक है, नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को संशोधित करने या नया बनाने की प्रक्रिया कहलाती है अकोमोडेशन। ठीक है, पढ़ा है आपने ये सारी चीजें। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान वस्तु स्थायित्व विकसित होता है? अराइज पूछा गया है, कब होता है? सेंसरी मोटर स्टेज। क्या एज है सेंसरी मोटर की बताओ? ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज? बिल्कुल ठीक आंसर है आपका शिवानी। निधि का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, 0 to 2 years। और लैक कब होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से बन जाएगा। कब होता है लैक, बताइए। दो चीजें बताई थी मैंने इसके बारे में आपको, लैक एंड अराइज। ऑब्जेक्ट परमानेंस बिल्कुल ठीक आंसर है, 0 to 2 year। आपने याद रखना है जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो लैक एंड अराइज दोनों उस इसी में करेंगे, सेंसरी मोटर में ही। दोनों ही सेंसरी मोटर में, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चे में लैक हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसको नहीं याद रहेगा उसका कौन कौन सा टॉय है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चलेगा, मान लो 8 9 10 11 12 महीने का होता चलेगा, उसको याद रहेंगे अपने टॉयज। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यही तो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। नाम से भी पता चल रहा है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब मान लो उसका टॉय परमानेंट है या नहीं, ये चीज बच्चे को समझ आना शुरू हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट है द इनएबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू सी अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पॉइंट्स व्यू सॉरी पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड। किसी बच्चे द्वारा स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ईगोसेंट्रिज्म। पियाजे ने अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक। किस स्टेज में होता है ये? अर्ली चाइल्डहुड में। मतलब बच्चा दूसरों को समझना ही नहीं चाहता है, उसको अपना ही पॉइंट अच्छा लगता है। ठीक है, इसको कहा जाता है ईगोसेंट्रिज्म। और ये क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज के बच्चे को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक कहा है? याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड वाले को कहा है। When a child believe that non-living object like toys, cloud have life and feeling, it is called। बच्चे को लग रहा है कि हर नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, ऑब्जेक्ट है, उसमें भी वैसी ही फीलिंग है, वैसे ही पेन वो महसूस करता है, वैसे ही खुशी वो महसूस करता है जैसे कि बच्चा करता है। तो इसको कहा जाता है एनिमिज्म, जीववाद। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन? कब डेवलप करता है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब है मास, वॉल्यूम, नंबर के बारे में बच्चे को नॉलेज आ गई है। हमने एक एग्जांपल किया था इसमें, याद है? मान लो ये एक ग्लास है या कोई भी कंटेनर है, इसमें 1 लीटर वाटर आता है, और एक ये कंटेनर है जिसमें इसमें भी 1 लीटर वाटर आता है। तो बच्चे को क्या लगेगा कि जो बड़ा दिख रहा है उसमें ज्यादा पानी आता होगा, और जो छोटा दिख रहा है उसमें कम आता होगा। तो ये चीज है लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे को अभी मास, वॉल्यूम, साइज, नंबर इन सब का समझ नहीं है। और ये मेनली होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ बोला गया है कंजर्वेशन कब आएगी बच्चे में? वो आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड में मेनली। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एग्जाम में ध्यान देना है कि आपको क्या बोला गया है, कंजर्वेशन किस स्टेज में आती है या किस स्टेज में नहीं होती है, उस हिसाब से फिर आपका आंसर होगा।
यहाँ पे आपसे पूछा गया था किस स्टेज में डेवलप होती है, तो हमारा आंसर होगा कंक्रीट। और अगर यहाँ आता किस स्टेज में लैक होती है, तो आपका आंसर होता प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एक्शंस और ऑपरेशंस कैन बी अनडन और रिवर्स्ड इज कॉल्ड। अब बच्चे को ये समझ आ रहा है कि चीजें रिवर्स हो सकती हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू हम b प्लस सी भी लिख सकते हैं। ये चीज बच्चे को समझ आ रही है। जैसे 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, इसको हम 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। ये चीज बच्चा कब सीखता है? ये सीखता है कंक्रीट ऑपरेशनल में, और इसको बोला जाता है रिवर्सिबिलिटी। क्या है ये? रिवर्सिबिलिटी। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्सिबिलिटी किस स्टेज में डेवलप होती है बच्चे में, तो अगेन ये भी कंक्रीट ऑपरेशनल में ही डेवलप होती है। नेक्स्ट है एट विच स्टेज कैन एडोलेसेंट थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन हाइपोथेटिकली। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग ये बच्चे में कब आती है? 11 साल से बड़ा जब बच्चा हो जाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे की एज होती है 11 ईयर अबव। एज भी याद रखना है। नेक्स्ट है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है? होवर्ड गार्डनर। कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए इन्होंने? बताओ। नाम ही है ना थ्योरी का मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो टाइप्स तो दिए होंगे। बिल्कुल ठीक आंसर है आपका शिवानी, 8 टाइप। बाकी एस्पेरेंट आपको याद है, अनमोल को भी याद है, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। बाकी एस्पेरेंट को भी याद है, याद होना चाहिए। ठीक है, 8 टाइप दिए थे। कौन कौन से थे? काफी सारे एस्पेरेंट लाइव हैं, तो एक एक अगर टाइप भी आप कमेंट कर देते हो तो 8 हो जाएंगे। कौन कौन से थे? चलो मैं शुरुआत कर देती हूँ, आप भी करते चलिए। इंटरपर्सनल नंबर 1, नंबर 2 इंट्रापर्सनल, नंबर 3 नेचुरलिस्टिक, नंबर 4 स्पेशियल, नंबर 5 म्यूजिकल, नंबर 6 लिंग्विस्टिक वर्बल। बिल्कुल ठीक। सेल्फ अवेयरनेस तो नहीं था इसमें, वो आपका इंट्रापर्सनल में आ जाएगा सेल्फ अवेयरनेस का। लेकिन ऐसे सेल्फ अवेयरनेस नाम करके कोई टाइप नहीं है। ठीक है, वो तो फिर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रा को। नेचुरल इंटेलिजेंस, हाँ जी। लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये सारे 8 टाइप थे जो कि किसने दिए थे? हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गार्डनर एन इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड अदर पीपल डिजायर मोटिवेशन एंड इंटेंशन हैज विच इंटेलिजेंस। दूसरों को अच्छे से समझता है वो, उसमें होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर खुद को अच्छे से समझता है देन उसको कहेंगे इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखो। अ पर्सन हु हैज डीप सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशन एंड स्ट्रेंथ पोजेसिव विच इंटेलिजेंस? इट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। हिंदी में भी पढ़ते चलना है आपने, जिन्होंने हिंदी में पढ़ना है, दोनों में क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग जी एंड एस फैक्टर। तो ये चार्ल्स पियरमैन ने दी है। यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है? बताओ। यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? बिल्कुल सही आंसर है आपके। यूनिफैक्टर थ्योरी दी है अल्फ्रेड बिने ने। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आंसर है, सभी का आंसर ठीक है। अब ये जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन की, इसमें जी और एस क्या है? जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। ये जीन प्याजे की थ्योरी आई थिंक थोड़े आगे लग गई है, लेकिन यहाँ रिवाइज कर लो। चलो, जीन प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। कितनी स्टेजेस थी? 4, 1 2 3 4। और ये सारी की सारी स्टेजेस कैसी थी? यूनिवर्सल, मतलब हर बच्चा इन स्टेज से होकर जाएगा। सबसे पहली है सेंसरी मोटर, एज 0 to 2 ईयर। फिर है प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर, फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से अबव या 11 अबव भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और इनके की कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे सेंसरी मोटर में बच्चा सेंसेस और अपने मोटर एक्शंस के थ्रू सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मेन कैरेक्टर है यहाँ का। अराइज और लैक दोनों यहीं पे होगा। प्री ऑपरेशनल में मेनली लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। 2 से 7 साल का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड वाला है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा। इसमें सिंबल्स, थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग, कंजर्वेशन एंड लॉजिक। यहाँ लैक होगा सब कुछ बच्चे में, ज्यादा लॉजिक नहीं होगा, ना ही कंजर्वेशन है, ना ही सीरिएशन है, सारी चीजें लैक होगी। कंक्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक आ जाएगा, कंक्रीट इवेंट के बारे में
बच्चा सीखेगा, जो चीजें सामने हैं उनसे चीजें सीखेगा। और कंजर्वेशन यहाँ पे बच्चे में आ जाएगी, रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, सीरिएशन सीरीज में अरेंज करना, असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल फोर्थ स्टेज यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? जो चीजें हमारे सामने नहीं है उनके बारे में भी बच्चा सोचना शुरू कर देता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चे की स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूचर और मॉरल इश्यूज के बारे में बच्चा सीखेगा। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, चलिए आप बताइए, बताया है मैंने आपको। अभी आएंगे पर्सनैलिटी चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको, वहां पे आपको लग जाएगा पता। लेकिन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है बताओ? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में आपको। अभी जो हमने की वो थी इंटेलिजेंस की, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वो दी है स्पीयरमैन ने। लेकिन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है? इस क्वेश्चन में बच्चे बच्चे गलती कर देते हैं। वहां पे ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे अच्छा टू फैक्टर, ये तो स्पीयरमैन है, जल्दी से टिक लगा दो, और आपका हो जाएगा गलत। किसी को भी याद नहीं है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है? मैंने तो ये क्लास में भी हाईलाइट किया था कि ये चीज याद रखना। बड़ी गलत बात है, याद होना चाहिए आपको। वो उनकी जो थ्योरी है ये टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इससे काफी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। ये दी है आपकी आइजेंक ने। किसने दी है? आइजेंक। अब याद रखोगे? यस और नो करो सारे। याद रहना चाहिए आपको, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है? आइजेंक ने दी है। अब याद रखोगे? हाँ जी, जरूर याद रखना, ठीक है? हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं आपके। नेक्स्ट है, हु डेवलप द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी है ट्रायआर्किक थ्योरी, जिसमें उन्होंने एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। किसने दी है? स्टर्नबर्ग ने। ये भी याद रखना टाइप्स, ठीक है? एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात किसने की है? स्टर्नबर्ग ने की है। हु इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट? एल्फ्रेड बिने। सिंपल है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया? एल्फ्रेड बिने ने, बिने ने बनाया। हु गेव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वोशिएंट? आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है? लुइस टर्मन। जो मल्टीप्लाई, अच्छा आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये भी क्वेश्चन आता है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जाता है, और कई बार इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। या तो मेंटल एज पूछ ली जाती है, या तो क्रोनोलॉजिकल एज, या तो डायरेक्ट आईक्यू पूछ लिया जाता है। ठीक है? और आईक्यू रेंज भी मैंने आपको करवाई थी। एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, गिफ्टेड, सुपीरियर, मेंटली रिटार्डेड बच्चे का आईक्यू, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। उनका आईक्यू रेंज जरूर याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखो, व्हाट इज द आईक्यू रेंज फॉर एन एवरेज नॉर्मल चाइल्ड? 90 टू 109, 90 टू 110 भी बोल दिया जाता है, तो वैल्यू जरा सी आगे पीछे हो जाती है। आपको एक आइडिया सा होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक लाई करता है एवरेज बच्चे का आईक्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय whom? किसने दिया है? रेमंड कैटल ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी भी आ जाती है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है? तो रेमंड कैटल का ही नाम आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज थी, रेंजुली का थ्री रिंग मॉडल याद है सभी को? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए दिया था उन्होंने। बताओ क्या क्या तीन कैरेक्टर थे, कर दो आंसर तब तक। यस, अनमोल का आंसर सबसे पहले आ गया, एसीसी। अब व्हाट डज एसीसी स्टैंड्स फॉर वो भी बता दो। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए रेंजुली ने थ्री रिंग मॉडल दिया था। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं जो एचपी टेट के, आई थिंक ये जो पिछला हुआ था या तो उससे पिछला, मतलब 2025 या 2024 दिसंबर का आप रख लो, उसमें रेंजुली से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक पूरी स्टेटमेंट आई थी और बोला था किसने दी थी। तो ये स्टेटमेंट यही थी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन में ये तीन कैरेक्टर होते हैं, तो ऐसा किसने कहा है? तो वो रेंजुली ने कहा है। थ्री रिंग मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने तीन कैरेक्टर बताए थे, ए सी सी। ये मैंने निमोनिक बताया था बच्चों को कि इस तरीके से याद रखना। ए से क्या होता है? हाई एबिलिटी होती है गिफ्टेड चिल्ड्रन की, हाई क्रिएटिविटी होती है, और नेक्स्ट सी से क्या था? हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई, है किसी को याद? सी से क्या था? मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कमिटमेंट, यस, अक्षित का आंसर बिल्कुल ठीक है, कमिटमेंट, हाई कमिटमेंट। ये तीन कैरेक्टर रेंजुली ने बताए हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट आ जाइए, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD? तो नोआम चॉम्स्की। इन्होंने ही कहा था ना कि बच्चे में, हर इंसान में, हर बच्चे में लैड होता है एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि हेल्प करता है उसको लैंग्वेज एक्वायर करने में।
What is the smallest unit of sound in language called? It is phoneme. What is the smallest unit of meaning in a language called? It is morpheme. Smallest meaningful unit of sound ये भी बोला जाता है इसको. According to B.F. Skinner, how do children learn language? Skinner के अकॉर्डिंग बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है? थ्रू इमिटेशन एंड री उनकी थ्योरी लाई हुई है इस पे, ठीक है. मतलब उन्हीं की थ्योरी से दिया गया है कि अच्छा इमिटेशन और री से बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है. नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वेयर अ चाइल्ड अटर्स सिंगल वर्ड अराउंड 1 year ऑफ एज. सिंपल है, वन वर्ड स्टेज को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है होलोफ्रेस्टिक स्टेज. वन वर्ड स्टेज. डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी है ना हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड, टू वर्ड स्टेज. तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि वन वर्ड स्टेज को क्या कहा जाता है? होलोफ्रेस्टिक. और टू वर्ड स्टेज को क्या कहा जाता है? टेलीग्राफिक स्पीच. क्या कहा जाता है? टेलीग्राफिक. इसको टू वर्ड स्टेज बोलते हैं और ये होती है 18 से 24 महीने के बच्चे में. अब ये चीजें आपने याद रखनी है. हु बिलीव दैट थॉट कम बिफोर लैंग्वेज? मतलब लैंग्वेज से पहले थॉट बनती है बच्चे के दिमाग में. ऐसा किसने कहा? जीन पियाजे ने. और ऐसा किसने कहा कि लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली एट फर्स्ट एंड देन मर्ज अराउंड लेटर या अराउंड एज ऑफ 3? देखो दो चीजें हैं. एक ने कहा कि थॉट पहले आए फिर लैंग्वेज डेवलप होगी, ये कहा पियाजे ने. और एक ने कहा कि लैंग्वेज और थॉट शुरुआती टाइम में तो अलग अलग डेवलप करेंगे लेकिन बाद में जाके वो इकट्ठे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो कहा वाइगॉत्स्की ने. और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइवेट स्पीच अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की? अच्छा वाइगॉत्स्की की थ्योरी बता दो मुझे सबसे पहले. कौन सी थ्योरी दी है इन्होंने? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड थ्योरी दी है इन्होंने भी, लेकिन नाम था इनकी थ्योरी का कुछ. क्या नाम था? कल्चरल. पूरा नाम बोलो, अलग अलग टर्म दे रहे हो. पूरा नाम क्या था? सोशियो कल्चरल थ्योरी. हाँ जी. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी है. बिल्कुल ठीक आंसर है आप सभी के. तो उसी थ्योरी में इन्होंने फिर स्पीच की भी बात की है कि जो बच्चे होते हैं उनमें प्राइवेट स्पीच होती है, साइलेंट स्पीच होती है और तीसरी कौन सी स्पीच थी? सोशल स्पीच. 3 तरह की स्पीच के बारे में बात की है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राइवेट स्पीच क्या है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की? प्राइवेट स्पीच होती है कि जब बच्चा खुद से ही बात कर रहा है, चिल्ड्रन टॉकिंग टू देमसेल्फ टू गाइड एंड रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर. सोशल स्पीच क्या होती है? 0 से 2 साल के बच्चे में सोशल स्पीच देखने को मिलती है. वो कुछ भी बोलेगा वो सोशली बोलेगा, मतलब सामने वाले के सामने बोलेगा. वो ऐसा नहीं है कि चुपचाप बोल रहा है या अकेले में बोल रहा है, क्योंकि उस बच्चे को तो पता ही नहीं है. इनफैक्ट वो तो भी बोलता भी नहीं है इतना ना, थोड़े से वैबलिंग वगैरह, कूइंग वगैरह करता है, लेकिन सोशली करेगा, वो सबको पता लगेगा. फिर एक साइलेंट स्पीच होती है जो कि 7 साल से अबव बच्चे में देखने को मिलती है. उसमें क्या होता है? बच्चा मन में सोचना शुरू करता है. अभी आप भी मन में सोचते हो. मान लो आप एक रूम में बैठे हो, 4-5 लोग हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो आप जोर से थोड़ी बोलोगे हमेशा ही कोई बात. आप मन में भी तो सोच रहे होंगे. अब वो मन में सोचना कब से शुरू होता है? 7 साल की एज से. उससे पहले बच्चा मन में नहीं सोच पाता है, उसको पता ही नहीं है कि मन में भी सोचा जा सकता है. ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग है देखो, है ना. ये सारी चीजें, सारी थ्योरीज हमें डे टू डे लाइफ के बारे में कितना बताती है. चाहे वाइगॉत्स्की को ले लो, पियाजे को ले लो, हमारी लाइफ से ही रिलेटेड है ये सारी चीजें. आपने ये सब चीजें फेस की होंगी अपनी लाइफ में या किसी दूसरे को देखा होगा, है ना. तो कोई बहुत टफ नहीं है, कुछ बहुत अलग चीजें नहीं पढ़ रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारी सराउंडिंग में चीजें होती हैं. नेक्स्ट है व्हाट डज सिंटेक्स रेफर्स टू दी टू इन लैंग्वेज डेवलपमेंट? सिंटेक्स का क्या मतलब है? रूल फॉर कंबाइनिंग वर्ड इनटू ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस. रूल है सिंटेक्स मेनली. और सिमेंटिक का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस. ठीक है, इनका इन टर्म्स को अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया जाए. नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वोकलाइजेशन अ चाइल्ड गोज थ्रू आफ्टर बर्थ? कूइंग. सबसे पहली स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? कूइंग. वो जो बच्चा रोता है, चीखता चिल्लाता है, दैट इज कूइंग. 6 से 8 महीने का बच्चा, सॉरी वीक्स का बच्चा. एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड टिपिकली स्टार्ट बैबलिंग? बैबलिंग होता है बच्चा जैसे बा 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 ऐसे इस तरह के साउंड निकालता है ना 6 महीने का बच्चा, दैट इज बैबलिंग. अराउंड 6 मंथ के बच्चे में बैबलिंग देखी जाती है. व्हाट इज फ्रेगमेटिक्स इन लैंग्वेज? फ्रेगमेटिक्स. ठीक है. फ्रेगमेटिक्स क्या है? सोशल रूल्स एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन. याद रखना टर्म.
Who suggested that human brain are hardwired with a universal grammar? यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की है? नोआम चॉम्स्की ने ही की है। जैसे कि लैड की बात किसने की है? नोआम चॉम्स्की ने की है। नोआम चॉम्स्की का क्या कहना था कि जो भी बच्चे हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनके पास इननेट एबिलिटी होती है टू एक्वायर लैंग्वेज। ये कहना था नोआम चॉम्स्की का। हो सकता है आपको स्टेटमेंट आ जाएगी, किसने दी है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज ईगोसेंट्रिक स्पीच? Child talking without considering whether anyone is listening or understanding them. ये हमने पीछे भी पढ़ा क्वेश्चन, है ना? ईगोसेंट्रिक बच्चा कहा है पियाजे ने किसको? अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को। Which period is considered the critical sensitive period for language development? सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड अर्ली चाइल्डहुड, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में ही होती है। ये भी याद रखना, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में होती है। नेक्स्ट है द हाइपोथेसिस दैट लैंग्वेज डिटरमाइन और इन्फ्लुएंस हाउ वी थिंक इज नोन एज व्हाट? सिंपल है कि जो हाइपोथेसिस है कि लैंग्वेज जो है डिटरमाइन करती है हमारी थॉट, ये किसने दिया है? ये दिया है सेपिर-बोर्फ हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं, या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस दिया किसने है? ये दिया है बेंजामिन ने। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस किसने दिया है, और ये भी पता होना चाहिए व्हाट डज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस सेज? इट सेज क्या? कि लैंग्वेज डिटरमाइन करती है हमारी थॉट को। ठीक है, याद रखना। व्हाट इज ओवर रेगुलराइजेशन इन चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट? बच्चों के भाषा विकास में अति नियमन क्या है? अप्लाइंग अ ग्रामेटिकल रूल टू ब्रॉडली, मतलब कोई भी रूल है उसको बच्चे ने बहुत ज्यादा ब्रॉडली अप्लाई कर दिया हुआ है। जैसे आपने वर्ब्स पढ़ी होंगी अपने स्कूल टाइम में, जैसे गो वेंट गोन है, गो, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, गो वेंट गोन। कई बार क्या होता था, बच्चे गो का गोज ही बना देते थे सीधा, क्योंकि कुछ वर्ब्स, मैक्सिमम वर्ब्स ऐसी होती थी ना जिनके आगे ई एस और ईडी लगता था, तो बच्चे उसी को कंटिन्यू कर देते थे। तो दैट इज ओवर रेगुलराइजेशन। ठीक है, ये होता है ओवर रेगुलराइज करना। जैसे अप्लाइंग अ ग्रामेटिकल रूल टू ब्रॉडली, लाइक सेइंग, यहाँ पे डी नहीं होगा, गोज इंस्टेड ऑफ वेंट। नेक्स्ट है विच एरिया ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन? हमारी, हम जो बोल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं लैंग्वेज, कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट उसको करता है? वो है ब्रोकाज एरिया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ब्रेन में एक ब्रोकाज एरिया होता है जो कि लैंग्वेज प्रोडक्शन में हेल्प करता है। Who is known for introducing the concept of emotional intelligence to the masses through his famous book? कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस या थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कह लो, ये डेनियल गोलमैन ने ही दी है, इन्हीं का नाम आएगा। What are the three innate or basic emotions present in child at birth according to J.B. Watson? J.B. Watson ने तीन ही टाइप के इमोशन बताए कि बच्चे में होते हैं, वो है फियर, एंगर, लव। क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। Which term describe a child ability to monitor, evaluate and modify their emotional reaction? बच्चा जब अपने इमोशंस को मॉनिटर कर रहा है, उसको इवेलुएट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके लिए टर्म की गई है यूज इमोशनल रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रिजेस चार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, बाय व्हाट एज डू ऑलमोस्ट ऑल बेसिक इमोशन डेवलप इन चाइल्ड? ब्रिजेस चार्ट के अकॉर्डिंग सारे के सारे इमोशन किस एज के बच्चे में डेवलप हो जाते हैं, मतलब किस एज तक डेवलप हो जाते हैं? वो है 2 साल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल कैथारसिस? संवेगात्मक विरेचन का क्या अर्थ है? कैथारसिस याद आ रहा है? बताया है क्लास में मैंने। मान लो आपके अंदर बहुत सारे इमोशन भर गए हैं, आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, कोई मान लो कोई बात आपको बहुत बुरी लगी और आपके अंदर बहुत तो वो चला हुआ है, कश्मकश टाइप, बहुत ज्यादा सोच रहे हो आप, और मान लो आपका उस टाइम कोई फ्रेंड आ जाता है और उसके सामने आप पूरा बोल देते हो अपनी दिल की बात, आपको एक बहुत अच्छी सी रिलैक्स्ड फीलिंग आती है। अपने दिल की बात अगर आप कह लो, अपना कोई भी दुख या कोई भी परेशानी आप किसी के साथ शेयर कर लो, होते हो ना रिलैक्स उसके बाद की, कुछ हल्का फील हो रहा है, दैट इज इमोशनल कैथारसिस। रिलीजिंग पेंट अप और सप्रेस्ड इमोशन टू गेट मेंटल रिलीफ। ठीक है, इस उसको कहा जाता है इमोशनल कैथारसिस, अब याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट है द टर्म इमोशन इज डिराइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड एंड व्हाट डज इट मीन? इमोशन इमोवर टर्म से, लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है, और इसका मतलब होता है टू स्टर अप और एजिटेट, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या उथल पुथल मचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस
इंटेंस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड मूड स्विंग। सबसे ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल और मूड स्विंग किस स्टेज के बच्चे में होंगे, क्या लगता है आपको? एडोलेसेंस, जो टीनेजर होते हैं, एक तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस टाइम बहुत ज्यादा, तो बच्चा ऑलरेडी कंफ्यूज होता है उस टाइम, तो उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी और मूड स्विंग सबसे ज्यादा होंगे। When a child look at their parents' emotional expression to decide how to react in an uncertain situation, it is called what? मतलब बच्चा अपने पेरेंट को देख के सीख रहा है। जैसे उसके पेरेंट रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वैसे ही बच्चा भी करेगा। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सोशल रेफरेंसिंग, सामाजिक संदर्भन का कहते हैं इसको। Who gave the famous attachment theory which highlight the emotional bond between an infant and caregiver? यहाँ से एक क्वेश्चन ये याद रखो कि अटैचमेंट थ्योरी किसने दी है, और अटैचमेंट थ्योरी में क्या बताया गया है, एक इन्फेंट और उसके केयर गिवर के बीच का रिलेशन, ये बोल दी है जॉन बाउल्बी ने। किसने दी है अटैचमेंट थ्योरी? जॉन बाउल्बी ने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी? आई थिंक ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि सबको पता होगा। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फर्क होता है? एक एम्पैथ है, एक सिंपैथ है। सिंपैथी क्या होता है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको लग रहा है अरे यार क्यों बुरा हो रहा है उसके साथ, आपको बुरा फील हो रहा है। एम्पैथी क्या होता है? किसी के साथ बुरा हो रहा है लेकिन आप उसकी हेल्प कर रहे हो उससे बाहर निकलने में। फिर मान लो किसी को पैसों की कमी है, तो आपको सिर्फ बुरा लग रहा है कि यार उसके पास पैसे नहीं है, तो आप एक सिंपैथ हो। अगर आप हेल्प कर रहे हो उसकी, या तो उसको जॉब दिलवा दे रहे हो या फिर उसको थोड़े से पैसे दे रहे हो, तो आप एम्पैथ हो। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी इज फीलिंग फॉर समवन while empathy is feeling with someone their exact pain। ठीक है, याद रखना है। According to McDougall, how many basic instincts are closely linked with 14 human emotions? 14 इंस्टिंक्ट, मैकडॉगल ने कहा था 14 इंस्टिंक्ट्स हैं, यहीं से 14 इमोशन डेवलप हुए हैं ह्यूमन में। नेक्स्ट है जेलेसी इज अ सोशल इमोशन दैट टिपिकली emerges ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? जेलेसी, देखो जेलेसी होती बचपन से है डेवलप, लेकिन किस स्टेज से? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड से पहले कोई जेलेसी नहीं होती है। अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे को जेलेसी स्टार्ट हो जाती है और वो लाइफ लॉन्ग चलती है ना, सभी में होती है जेलेसी। एक नेगेटिव इमोशन और हर इंसान में होता है जहां तक मुझे लगता है, अनटिल एंड अनलेस वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में ना पहुंच जाओ, है ना। विच कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ओन वंस ओन इमोशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस? इट इज सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में समझना है ना, सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे उसे। हाउ आर कॉग्निशन एंड इमोशन रिलेटेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू मोस्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट लाइक वाइगोत्स्की? अच्छा, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट है, ये दोनों ये बाय डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, याद रखना बाय डायरेक्शनल होते हैं। आपको ऑप्शन में यूनी डायरेक्शन भी मिल सकता है, तो बाय डायरेक्शनल होते हैं, साथ साथ चलते हैं इस तरीके से और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं ये। Who argued against the general view and stated that cognition and emotion are independent of each other? अब किसी ने ऐसा भी कह दिया कि ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है, फर्क ही नहीं पड़ता है इनको, वो कहा है रॉबर्ट जेजोंग। याद रखना, जेजोंग ने कहा है ये कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। कौन? कॉग्निशन एंड इमोशन। What type of anxiety occur when a toddler become distressed upon being separated from their primary caregiver? मान लो बच्चा अपने पेरेंट के साथ था, घर पे रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों ने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे करते हैं ना आनाकानी, नहीं जाना है, छोटे बच्चे की बात हो रही है, टॉडलर। टॉडलर मेनली आपके इन्फेंट्स ही होते हैं, तो वो तो फिर उनको क्या होता है फील उन रिश्तेदारों के पास जाने को लेकर, मतलब अनजान लोगों के पास उनको सेपरेशन एंजाइटी फील होती है। ठीक है, विच कोर इमोशन एक्ट एज मेजर बैरियर टू चाइल्ड इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ एक्सपीरियंस्ड कॉन्टिन्यूसली इन स्कूल? यदि विद्यालय में निरंतर अनुभव किया जाए और तो कौन सा मुख्य संवेग बच्चे के बौद्धिक और शैक्षणिक प्रदर्शन में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है? फियर और क्रोनिक एंजाइटी। ठीक है, एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू मास्क और हाइड देयर रियल इमोशन अकॉर्डिंग टू सोशल डिस्प्ले रूल? लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का बच्चा समझ आता है कि उसके कौन से इमोशन अपने एक्सप्रेस करने हैं, कौन से हाइड करने हैं। द एबिलिटी टू कंट्रोल impulses एंड डिले ग्रेटिफिकेशन इज अ साइन ऑफ विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट? इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। Which hormone is often referred to as love hormone और bonding hormone? सिंपल याद रखना है, लव हार्मोन ऑक्साइटोसिन को बोला जाता है। अभी हमने 100 ही किए, और भी हैं। यहाँ तक क्लियर हैं सारे पॉइंट्स? फिर आगे चलते हैं, बताओ क्लियर है यहाँ तक? हो रही हैं चीजें रिवाइज अच्छे से सभी को? चलिए अच्छी बात है, इनको फिर से पढ़ना है आपने दोबारा से। ठीक है, ऐसा नहीं अभी क्लास लगाई और फिर पढ़ा नहीं।
काफी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट का, ठीक है। 56 हुए हैं, 57 पे हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक बताओ मुझे कैसी चली है पढ़ाई, कर रहे हो अच्छे से? केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, बायो वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वाले मैथ्स, ठीक चला है सब कुछ? लगाए थे मॉक टेस्ट वगैरह आपने? आ रहा है कॉन्फिडेंस कि अच्छा होगा एग्जाम? देखो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब रिवीजन पूरा होगा। जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस हमने की है उनको बार बार पढ़ना है आपने, बार बार पढ़ो उनको, उनको रट लो। पीवाईक्यूज तो बिल्कुल घोल के पी लो क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं। किसी को कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, देखो अभी लास्ट पीक पॉइंट है आपका, अभी पेपर आने ही वाला है ना। आई थिंक मेडिकल वालों का तो पहले है, 12 को है आई गेस। एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी पता याद नहीं है। और नॉन मेडिकल का 21 को होगा आई गेस। पेपर आने वाला है, अच्छे से पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हमने कहा ही है कि व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करके बोल ही सकते हो, है ना, या कॉल भी कर सकते हो आप। चलिए तो 57 भी हो गए, ब्रेक भी हो गया हमारा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। Who is the most prominent psychologist known for proposing the level and stage theory of moral development? Simple है, moral development की थ्योरी किसने दी है भाई? मोस्ट फेमस थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग। कितनी स्टेजेस थी और कितने लेवल थे? 3 लेवल 6 स्टेजेस। क्वेश्चन आया है काफी बार यहाँ से, याद रखना 3 लेवल है 6 स्टेजेस है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा फेमस डायलेमा कौन सा था? हाइंस डायलेमा, ठीक है। 72 मेल स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कोहलबर्ग ने, और बहुत सारे डायलेमा मतलब दुविधा भरी सिचुएशंस बच्चों के सामने रखी और इनकी रीजनिंग जानी, मॉरल रीजनिंग बोलते हैं उसको, वो जानी। उनमें से सबसे फेमस डायलेमा था हाइंस डायलेमा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कॉल्ड? प्री कन्वेंशनल लेवल है फर्स्ट लेवल। 3 लेवल थे ना, पहला प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल एंड थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल। आगे मैंने लगाई है इसकी भी इमेज, वहां पे देखेंगे हम। चाइल्ड ओबे रूल प्योरली टू अवॉइड गेटिंग पनिशमेंट, ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी? बच्चा बचना चाहता है ताकि उसको डांट या पनिशमेंट ना मिले, मतलब तो वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टेज 1 में अभी तक। ये हैं देखो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। लेवल 1 की 2 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, कौन कौन सी? स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, स्टेज 3 है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्टेज 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, स्टेज 6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेज 3 कौन सी है, स्टेज 5 कौन सी है, स्टेज 6 कौन सी है, लेवल 2 कौन सा है, या स्टेज 6 किस लेवल को बिलोंग करती है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी स्टेजेस और लेवल याद कर लेने हैं ताकि क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप आंसर इजीली कर दें। The tit for tat or you scratch my back, I will scratch yours. Mentality represent which stage? जैसे को तैसा या तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा की मानसिकता किस चरण को दर्शाती है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन स्टेज 2। टिट फॉर टैट स्टेज भी इसको बोलते हैं, तो याद रखना है आपने। नेक्स्ट है एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन जज मॉरलिटी बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड लॉ? इट इज कन्वेंशनल लेवल। नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे सामाजिक अपेक्षाओं और कानूनों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण करते हैं? मतलब मॉरलिटी अभी भी सोसाइटी डिसाइड कर रही है, मॉरलिटी के रूल्स राइट रॉन्ग के, तो कन्वेंशनल लेवल में है बच्चा। नेक्स्ट है अ चाइल्ड बिहेव वेल सो दैट टीचर एंड पेरेंट प्रेज देम एज अ गुड बॉय और गुड गर्ल, विच स्टेज इज दिस? इट इज इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस या गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज 3। In which stage does an individual believe that laws must be strictly followed to maintain social order? It is law and order orientation या social system maintaining stage 4 conventional level की। Who criticized Kohlberg theory for being gender biased and ignoring feminine morality? कैरोल गिलिगन इन्हीं की स्टूडेंट थी ये, ठीक है। पूछा जाता है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज किया था, तो याद रखना कैरोल गिलिगन। According to Carol Gilligan, men navigate morality based on justice, whereas women navigate it based on what? Care and relationship। मतलब अब देखो एक जो मेल है और फीमेल है उनकी morality
के बारे में जो भी सोच रहेगी वो अलग हो सकती है, क्योंकि विमेन है वो इमोशनल ज्यादा होती हैं, मेन जो है वो प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं मोरालिटी अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होगा, सही गलत है ना। तो ये कैरल गिलिगन का मानना था। इन जनरल भी ऐसा ही होता है। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट? इट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन स्टेज 6. Before Kohlberg, who initially studied moral development in children and gave two main stages. कोहलबर्ग किससे इंस्पायर हुए थे? जीन प्याजे से। जीन प्याजे ने दी हुई है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी दी हुई है। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में इन्होंने दो टाइप की मॉरलिटी बताई थी, कौन कौन सी? हिटेरोनॉमस, ऑटोनॉमस। है याद आपको? हिटेरोनॉमस किस एज के बच्चे में होती है? किस एज के बच्चे में होती है हिटेरोनॉमस मॉरलिटी? जनरली हम 5 से 9 कंसीडर करते हैं, ठीक है, आगे पीछे भी हो जाती है वैल्यू, पर इतना याद रखना है। ऑटोनॉमस 9 अबव रखना है याद आपने। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, देखो, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज हेटेरोनॉमस मॉरलिटी, जिसको मॉरल रियलिज्म भी कहते हैं। द स्टेज अराउंड 4 to 7 ईयर बोला गया है यहाँ पे, लेकिन आपने 5 to 9 भी याद रखना है। वेयर चिल्ड्रन व्यू रूल्स एज एब्सोल्यूट एंड अनचेंजेबल लॉज हैंडेड डाउन बाय अथॉरिटी। सिंपल है, जब बच्चे में हिटेरोनॉमस मॉरलिटी होगी, जब वो 5 से 9 साल का होगा, उसके लिए सही गलत उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसके स्कूल में टीचर हैं जो वो डिसाइड करेंगे, और वो वही सोचता है कि अच्छा ये रूल फिक्स्ड है, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ऑटोनॉमस मोरालिटी 9 ईयर अबव चलती है, यहाँ पे बच्चा सोचना समझना लग जाता है मोरालिटी को अपने नजरिए से, ना कि जो रूल उसके लिए बनाए गए हैं फैमिली के थ्रू, टीचर के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू। यहाँ पे बच्चा अपने मन से सोचेगा कि क्या सही है क्या गलत है, बेस्ड ये बेस्ड होती है प्योरली इंटेंशंस के ऊपर। जैसे व्हाट इज ऑटोनॉमस मॉरलिटी, इसको मॉरल रिलेटिविज्म भी बोला जाता है। द स्टेज अराउंड 10 years where children realize that rules are created by people and can be modified by mutual consent, चेंज किया जा सकता है रूल को। व्हाट इज मीन्ड बाय मॉरल रीजनिंग इन कोहलबर्ग फ्रेमवर्क, जैसे मॉरल रीजनिंग क्या होता है? जैसे कोहलबर्ग ने 72 मेल स्टूडेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने? डायलेमास रखे उनके सामने, सिचुएशंस, दुविधा भरी सिचुएशन उसके ऊपर उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या रीजनिंग दे रहे हैं वो, दैट इज मॉरल रीजनिंग। द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग जजमेंट अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल सोचने की प्रक्रिया को मॉरल रीजनिंग कहते हैं। What is moral dilemma? A situation in which a choice has to be made between two valid but conflicting moral option. सही और गलत के बीच में जो हम सोच रहे होते हैं कि ये सही है ये गलत है, तो एक ही सिचुएशन को लेकर, दैट इज डायलेमा सिचुएशन, दुविधा भरी सिचुएशन हम कह सकते हैं। At what stage does an individual realize that laws are flexible tool and can be changed if they do not serve the common good? It is social contract orientation, stage 5. तीसरा लेवल आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 5 में बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है। बच्चा तो क्या है, यहाँ पे बड़ा ही हो गया है, वो इंसान एडल्ट मेनली बन गया है, तो उसको लगता है कि अगर रूल अच्छे नहीं है तो उनको चेंज किया जा सकता है सोसाइटी के अच्छे के लिए। इज कोहलबर्ग थ्योरी एप्लीकेबल यूनिवर्सली अक्रॉस ऑल कल्चर विदाउट एनी चेंजेस? नो, क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न, ये वेस्ट के थे तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। अब इंडियन जो है हमारी इधर वाली कंट्रीज जो है, तो उनके ऊपर इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये कल्चर बायस भी थी इनकी थ्योरी। moral development is a fundamentally dependent on which other domain of development? cognitive and intellectual development। ठीक है, moral development indirectly deeply किसके साथ interrelated है? cognitive development के साथ। The word personality is derived from which Latin word? What does it mean? persona से लिया गया है और इसका मतलब होता है मार्क। ठीक है, who is known as father of psychoanalytical theory of personality? सिगमंड फ्रूड, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट, और बहुत क्वेश्चन आते हैं इनकी थ्योरी से। साइको एनालिटिकल थ्योरी है इनकी थ्योरी का नाम, और भी बहुत सारे नाम है, जल्दी से बता दो कौन कौन से नाम है इनकी थ्योरी के, इसी थ्योरी के और नाम। और नाम क्या क्या है? साइकोडायनेमिक, बिल्कुल ठीक, अनमोल का आंसर। साइको डायनामिक और साइको सेक्सुअल, यस, बिल्कुल ठीक आंसर है, शिवानी का भी अनमोल का भी। तो ये तीन नाम इन्हीं के हैं, इसी की वजह से इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा गया है, ये भी आपका पीवाईक्यू है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस।
अच्छा, अगर आपको आ जाए कि साइको एनालिसिस, हु डिस्कवर्ड साइको एनालिसिस, तब भी आपने सिगमंड फ्रूड ही बोलना है, ठीक है। इनकी थ्योरी जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, इसमें इन्होंने ईड ईगो सुपर ईगो की भी बात की है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, देखो आगे मैं यही बताती हूँ आपको, है ना। अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी ऑपरेट ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, इट इज इड। ईगो की बात करें तो ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। सुपर ईगो की बात करें तो ये आइडियलिस्टिक या मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, और ये तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है हु क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, सभी को पता है, हम भी यूज करते हैं अपने लिए कि हम इंट्रोवर्ट हैं या हम एक्सट्रोवर्ट हैं। ये दोनों जो पर्सनालिटी के टाइप है, ये किसने दिए हैं? कार्ल जंग ने, ठीक है, किसने दिए हैं? कार्ल जंग ने। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एम्बीवर्ट पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। ट्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड डिवाइडेड ट्राइड्स इनटू कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्राइड, किसने दी है? गॉर्डन एलपोर्ट ने, किसने दी है? गॉर्डन एलपोर्ट ने। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको, ट्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है? गॉर्डन एलपोर्ट। अभी पीछे आपका ही क्वेश्चन था कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी है? करो आंसर अभी, देखती हूँ सुना आपने ध्यान से, रहा आपको याद या नहीं। किसने दी है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? बाकी एस्पेरेंट अनमोल का आंसर आ गया और बिल्कुल सही है, आइजेंग, ठीक है, याद रखना। हाँ जी, सबको याद है, बहुत अच्छी बात। चलिए, हु डेवलप्ड द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनायर टू मेजर पर्सनैलिटी? रेमन कैटल। Which projective technique of personality measurement uses ink blot and was developed by Herman Rorschach? It is Rorschach ink blot test, इन्हीं के नाम से था, और ये याद रखना कि ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। Rorschach ink blot टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। What is the full form of TAT? A famous projective test of personality designed by Murray and Morgan and Murray. It is thematic appreciation test, पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड इनटू एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मतलब बॉडी के टाइप पे कि मोटा है, पतला है, बीमार है, कैसा है, उस बेसिस पे शेल्डन ने पर्सनैलिटी टाइप बताए थे, तो विलियम शेल्डन का नाम आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन, अ पर्सन हु इज चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक बिलोंग टू विच टाइप? इट इज सैंग्विन। क्या कहेंगे इसको? सैंग्विन। Who gave the humanistic theory of personality, emphasizing self-actualization and the hierarchy of need? It is Abraham Maslow. Hierarchy of need किसने दी है? Abraham Maslow. चलो बताओ, सबसे बेसिक या फर्स्ट लेवल पे कौन सी नीड होती है? हाईएस्ट पे तो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। बेसिक लेवल पे कौन सी होती है जो फुलफिल होनी ही चाहिए, जिसको डेफिशिएंसी नीड भी बोलते हैं? अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, फर्स्ट लेवल पे कौन सी नीड्स हैं? साइकोलॉजिकल, 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 सोच लो अभी भी। ठीक आंसर कर रहे हो? बाकी एस्पिरेंट, क्या ये ठीक आंसर कर रहे हैं? कर दो करेक्ट इनको। नहीं याद है किसी को? साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल? हो गए आप कंफ्यूज? देखो, फिजियोलॉजिकल है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं आपकी फर्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रूडियन थ्योरी? फ्रूड के सिद्धांत के अनुसार ईगो द्वारा रक्षात्मक तंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? टू रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रोटेक्ट द माइंड फ्रॉम अनप्लीजेंट रियलिटीज। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म याद है आपको? है याद? प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़े हुए हैं, पढ़ना इनको अच्छे से। सिगमंड फ्रूड की थ्योरी के बाद करवाए थे मैंने आपको। व्हेन अ पर्सन ब्लेम अदर ऑन एक्सटर्नल फैक्टर फॉर देयर ओन फेलियर, व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म इज बीइंग यूज्ड? उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। डायरेक्टिंग एन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स और एंगर ऑन टू अ सेफर लेस थ्रेटनिंग टारगेट इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। किसी अस्वीकार्य आवेग या क्रोध को सुरक्षित कम खतरनाक लक्ष्य पर निर्देशित करना, जैसे मान लो कोई लड़का है, मेनली मैन की मैं एग्जांपल लूंगी, या कोई वुमेन भी है, जॉब से आ रहे हैं, वहां पे मान लो किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो वहां का गुस्सा घर में आके अपने फैमिली मेंबर पे निकालना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। What do OCEAN stands for? Infamous Big Five personality trait model.
ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीएबलनेस एंड एन से न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। द टर्म इड इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? अनकॉन्शियस माइंड। Which test is used to measure personality trait in children by showing them cards with picture of animal? It is CAT, Children's Appreciation, Apperception Test. ठीक है। What is the general psychological definition of learning? Learning chapter के क्वेश्चन आएंगे अब आपको सारे। लर्निंग की बात की जाए तो ये एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है इन बिहेवियर ड्यू टू द एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। कैसा चेंज है लर्निंग? रिलेटिवली परमानेंट चेंज। हु इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटलिज्म इन लर्निंग एंड प्रपोज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी? थॉर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटलिज्म भी इनको बोला जाता है, या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी आप कह लो। Which animal did Thorndike use in his famous trial and error experiment? किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? कैट के ऊपर। According to Thorndike, which primary law state that learning is strengthened when followed by satisfaction? It is law of effect. यहाँ से याद रखना, थॉर्नडाइक ने ही प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं, जिसमें 3 प्राइमरी लॉ थे। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। एक इफेक्ट का, एक्सरसाइज, रेडीनेस, ये तीनों लॉज दिए इन्होंने प्राइमरी लॉज। What are the 3 primary laws of learning given by Thorndike? Readiness, exercise, effect. Who discovered classical conditioning and won a Nobel Prize for his work on the digestive system? It is Ivan Pavlov. किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट था क्लासिकल कंडीशनिंग का? बताओ किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था पैवलव ने? बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, डॉग के ऊपर। हाँ जी, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इन Pavlov's experiment, what was the unconditioned stimulus and unconditioned response? फूड आपका unconditioned stimulus, salivation unconditioned response। ठीक है। When the conditioned stimulus, that is bell, is repeatedly presented without the unconditioned stimulus, what happened to the conditioned response? खत्म हो जाएगा रिस्पॉन्स, है ना। बेल बजाते चलो, आप खाना दो ही मत कुत्ते को, कुत्ता तो भूल जाएगा क्यों ही बेल बजा रहा है ये इंसान, है ना। तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा वहां पे। हु प्रपोज दी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग? किसने दी है? BF स्किनर। और क्या क्या नाम है इनकी थ्योरी के? इसी के, थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट, एक और नाम है, जल्दी से बता दो। थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट, इसके अलावा और कौन सा नाम है? किसी भी नाम से पूछ लिया जाता है। यस, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बिल्कुल ठीक। RS टाइप ऑफ लर्निंग होती है यहाँ पे, ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। और यहाँ पे RS टाइप ऑफ लर्निंग होती है, रिस्पॉन्स पहले लिया जाता है, स्टिमुलस बाद में प्रेजेंट किया जाता है। किस एनिमल के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट? रैट एंड पीजन के ऊपर क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में होता है कोई चीज बच्चे को सामने प्रेजेंट की, मान लो टॉफी, चॉकलेट या कोई उसका टॉय फेवरेट। नेगेटिव होता है कोई ऐसी चीज बच्चे से रिमूव कर देना जो लर्निंग में हिंड्रेंस कॉज कर रही है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एड अ डिजायरेबल स्टिमुलस, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रिमूव कर देता है। Which reinforcement schedule is most resistant and to extinction? कौन सी पुनर्बलन अनुसूची विलोपन के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी है? वेरिएबल रेशो स्केड्यूल। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? गेस्टाल्ट लर्निंग, वोल्फगैंग कोलर। कोलर के अलावा अगर 2 साइंटिस्ट और पूछे जाएं तो क्या क्या नाम थे उनके, बताओ। कोलर के अलावा 2 और साइंटिस्ट कौन इन्वॉल्व है इनसाइट थ्योरी में? बिल्कुल सही आंसर है आपके, कोफका, वर्दहाइमर। और ये जो वर्दहाइमर हैं, इन्हीं को फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। What was the name of chimpanzee used by Kohler in his insight learning experiment? सुल्तान। बहुत सारे चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनमें से फेमस था सुल्तान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। The word gestalt is a German word that translate to what in English? क्या मतलब है इसका? होल। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। Who formulated the social learning theory, now called social cognitive theory? तो एक ही बात है, अगर आपको social cognitive theory पूछा जाए तो social learning theory की ही बात हो रही है, और ये एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी।
बंडूरा यूज विच फेमस फिल्म डॉल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। व्हाट आर 4 स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू बंडूरा? सबसे पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। ARRM। सबसे पहले मान लो बच्चे के सामने कोई कोई चीज परफॉर्म कर रहा है, बच्चा इमिटेट करेगा उसको, तो उसका अटेंशन होना चाहिए सबसे पहले, फिर उसको रिटेंशन करना है, याद रखना है कि सामने चीज परफॉर्म क्या की गई, फिर वो खुद रिप्रोड्यूस करेगा उस एक्शन को, लास्ट में उसको मोटिवेशन भी देनी है, री प्रोवाइड करा के। व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? अप्लाइंग द नॉलेज और स्किल लर्नड इन वन सिचुएशन टू अ न्यू सिचुएशन। किसने दिया है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट? किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने ही दिया है, ठीक है, याद रखना। कितने टाइप ऑफ ट्रांसफर थे? बिल्कुल ठीक आंसर आया आपके, 3 टाइप के। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव मतलब पुरानी लर्निंग नई लर्निंग में हेल्प कर रही है, नेगेटिव मतलब पुरानी लर्निंग नई लर्निंग में हिंड्रेंस कॉज कर रही है, और जीरो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पुरानी नई का। व्हेन पास्ट लर्निंग हिंडर और इंटरफेयर विद न्यू लर्निंग, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर इट इज? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। Who established the first formal laboratory of psychology in Leipzig, Germany? वो थे विल्हेम वुंट। कौन थे? विल्हेम वुंट। Which school of psychology was founded by Wilhelm Wundt and Edward Titchener? Structuralism। ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मतलब ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है स्ट्रक्चरलिज्म। ओल्डेस्ट ब्रांच है, किसने एस्टेब्लिश की? विलियम वुंट और टिचनर ने। विलियम जेम्स founded which school of psychology that studied how the mind function to help human adapt to their environment? Functionalism। विलियम जेम्स ने कौन से स्कूल की डिस्कवरी की है, या फाउंडर कौन है, किसके हैं ये? फंक्शनलिज्म के। हु इज नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? JB वॉटसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। Which method of studying psychology involve looking inward to examine one's own conscious thought and feeling? It is introspection method। सबसे oldest method है psychology का ये introspection। किस branch को belong करता है? structuralism को ही belong करता है। Which method is considered the most objective and scientific for establishing cause and effect relationship in psychology? काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपेरिमेंटल मेथड, और इसी को बेस्ट मेथड भी बोला गया है। बेस्ट मेथड भी यही है। एक बार फिर से रीड करो इस क्वेश्चन को। विच मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन साइकोलॉजी? एक्सपेरिमेंटल मेथड। An in-depth detailed investigation of a single individual group or event is called which method? मतलब आपको पूरी डिटेल जाननी है एक पर्सन के बारे में, पास्ट प्रेजेंट जो चला हुआ है उसका, उसको कहते हैं केस स्टडी मेथड। In an experiment, the variable that is manipulated or changed by the experimenter is called independent variable। देखो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है, ये जो हम ये वाला किया हमने ना, दिस वन एक्सपेरिमेंट मेथड, इसमें 2 वेरिएबल होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा जो जो ओरिजिनल होगा, जिसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी चीज नई उसमें हो रही है, नई चीज जो होगी, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। In an experiment, the behavior or outcome that is measured and changes in response to manipulation is called dependent variable, जो मैंने आपको पहले बताया। Which method involve observing subject in their natural environment without any interference from researcher? It is naturalistic observation method। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन मेथड में हम दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। Who proposed this stage model of memory consisting of sensory, short-term memory, long-term memory? Richard Atkinson and Richard Schifrin। ये जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सेंसरी मेमोरी है, ये मॉडल किसने प्रपोज किया है? एटकिंसन एंड श्रिफिन ने, याद रखना। What is the typical duration and capacity of short-term memory? हमें पता है 30 सेकंड होती है, मेनली 30 सेकंड तक लास्ट करती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। और कितनी कैपेसिटी होती है? 7 + -2 आइटम, इतनी याद रहती हैं, और ये भी 30 सेकंड तक ही रहेंगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक और नाम दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है, क्या नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी का? एक और अनदर नेम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी? यस, वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीस टू रिमेंबर देम इजीली?
मतलब किसी इंफॉर्मेशन को स्मॉल टुकड़ों में तोड़ना और फिर याद रखना, दैट इज चंकिंग। क्या कहते हैं इसको? चंकिंग। चंकिंग का मतलब क्या है? चंक्स का मतलब क्या है? टुकड़े, है ना? विच मेमोरी सिस्टम होल्ड परमानेंट और लाइफ टाइम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस? लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक पर्सनल इवेंट, जहां पे भी इवेंट आ जाए हमेशा आंसर एपिसोडिक मेमोरी होगा, आगे पढ़ने की भी नीड नहीं है आपको। इवेंट की बात हो गई, एपिसोडिक मेमोरी। फैक्ट, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ये हमेशा ही सिमेंटिक मेमोरी होता है इसका आंसर। हमेशा जहां पे भी फैक्ट्स की बात आ जाए, नॉलेज की बात आ जाए, सिमेंटिक मेमोरी। राइडिंग अ बाइसिकल, स्विमिंग, टाइपिंग, यहाँ पे आप कोई चीज सीख रहे हो, एक प्रोसीजर होता है, तो इट इज प्रोसीजरल मेमोरी। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेन मेन हाईलाइट मैं आपको बता दे रही हूँ। हु इज नोन एज द पायोनियर ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन फॉरगेटिंग एंड क्रिएटिंग फॉरगेटिंग कर्व? किसने दिए हैं फॉरगेटिंग कर्व? हमन एबिंगहॉस। इसी के साथ साथ इन्होंने लर्निंग कर्व्स भी दिए हैं। When newly learned information interfere with the retrieval of older stored information, what is called? देखो दो तरह की इंटरफेरेंस होती है, एक रिटीरोएक्टिव, एक प्रोएक्टिव। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब नई सीखी गई जानकारी पुरानी संचित जानकारी को याद करने में बाधा उत्पन्न करे, उसको कहते हैं रिटीरोएक्टिव। वहीं जब पहले से सीखी गई पुरानी जानकारी नई जानकारी को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, उसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। दोनों इंटरफेरेंस आपको याद होनी चाहिए। Who proposed hierarchy of need theory of motivation, often represented as pyramid? It is Abraham Maslow. पीछे भी पढ़ा था हमने अभी. What is the highest level of need in Maslow's pyramid of human need? It is self actualization. और सब लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी याद रखना. When a person perform an activity for its own sake, internal satisfaction or pure enjoyment, it is what type of motivation? It is intrinsic motivation, internal motivation, जिसका locus हमेशा inside होगा. Reward, praise, money, trophies are example of which type of motivation? Extrinsic, external motivation भी कहते हैं. Who proposed drive reduction theory of motivation? Carl Hull. हल भी लिखा होता है कई बार सिंपल. क्लार्क हल, सॉरी कार्ल बोल दिया मैंने, क्लार्क हल. What are four main component of motivation cycle in correct chronological order? Need, drive, arousal, goal directed behavior, achievement, reduction of arousal और नई नीड आ जाती है. कैसे याद रखोगे? NDA GAR. Need, drive, arousal, goal directed behavior, achievement and reduction. NDA GAR, motivation cycle. आया है मैंने आपको क्लास में. Who gave the achievement motivation theory focusing on the need for success and excellence? David McClelland. ठीक है. What is learning disability characterized by chronic difficulty in reading, spelling, decoding word? It is dyslexia, mainly language disorder हम अब करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें रीडिंग डिसऑर्डर अगर आपको कहीं दिखे तो उसका नाम होगा डिसलेक्सिया. डिसकैलकुली, मैथ से रिलेटेड डिसऑर्डर. डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर होता है ना, राइटिंग से रिलेटेड. डिस्फ्रेक्सिया, ये होता है मोटर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड फाइन मोटर प्लानिंग में जब डिसऑर्डर हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्फ्रेक्सिया. ठीक है. एफ्रेक्सिया भी बोलते हैं इसको. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएचडी? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ठीक है. एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. A developmental disorder characterized by difficulties in social interaction, verbal communication and repetitive behavior is called ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, देखे होंगे आपने, नहीं भी देखे होंगे तो ऑटिज्म रहता है, ऐसा डिसऑर्डर होता है, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है बच्चों में, तो वो बहुत ज्यादा सोशली इनएक्टिव होते हैं मेनली, और अपने में ही गुम होते हैं, उनको मतलब थोड़ा दिक्कत रहती है और रेपिटेटिव बिहेवियर वो शो करते हैं, तो इसको अब बोला जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. पहले इसको सिर्फ ऑटिज्म बोला जाता था. नेक्स्ट है एन इम्पेयरमेंट इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज और इंजरी इज कॉल्ड फेजिया एंड डिस्पेजिया. मस्तिष्क की क्षति या चोट के कारण भाषा को समझने या व्यक्त करने में होने वाली अक्षमता को कहा जाता है अफेजिया. पीछे हमने डिस्फ्रेक्सिया पढ़ा है, यहाँ पे हम डिस्फेजिया पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. Who invented the incentive theory of motivation stating that external stimuli pull people toward goals? अब्राहम कॉरमैन. ठीक है. इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है? अब्राहम कोरमैन ने. मेमोरी एड और स्ट्रेटेजीज दैट हेल्प इन एनकोडिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी आर कॉल्ड निमोनिक्स. जो हम बनाते हैं
कितने सारे निमोनिक पढ़े हमने, एसीसी रेंजुली के मॉडल में, एनडीए गार पढ़ा, ताईजी पढ़ा, क्या है ये निमोनिक है, ताकि आपको याद रहे चीजें। According to Sigmund Freud, motivated forgetting where painful or traumatized memory are pushed deep into the unconscious mind is called repression. मतलब दबा देना, ऐसे हमारी यादें जो हमें बहुत दुख देती हैं, हम उनको भूल जाना चाहते हैं, मतलब हमने ऐसे हिस्से में दबा दिया अपने ब्रेन में, ऐसा तो नहीं है कंप्लीटली भूल गए हैं ना, लेकिन हम कभी याद नहीं करना चाहते उनको, दैट इज रिप्रेशन. The biological or psychological state of tension that motivate an organism to satisfy a physiological need is called drive. Drive है, drive होता है ये. Which method of studying psychology is used to track changes in the same group of individual over a very long period of time? Longitudinal method. Sigmund Freud established which school of psychology that emphasized the role of unconscious mind and childhood experiences? It is psychoanalysis. यही तो इन्होंने फाउंड किया था, है ना? कौन सा स्कूल स्टेब्लिश किया था? साइकोएनालिसिस. इसीलिए इनको फिर फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी बोलते हैं. तो ये थी आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी. आई होप आपको सारी चीजें याद आ गई होंगी, जो भी आपने सिलेबस में पढ़ी हुई हैं, क्योंकि हर एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा गया है. ठीक है, तो इनको बार बार रिवाइज करना जब तक पेपर हो नहीं जाता है. यहाँ से काफी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. यही टॉपिक आते हैं, देखो यहीं से रिपीट होते हैं क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा रुक जाओ, अभी एक और है. एक टॉपिक तो रह गया है आपका, टीचिंग मेथड रह गए बताना. पढ़ लो इनको भी, ठीक है, पढ़ते हैं इनको भी अभी. यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. टीचिंग मेथड सबसे पहले किंडरगार्टन मेथड किसने दिया है? फ्रेडरिक फ्रोबेल. डायरेक्ट यही याद रखना है, इससे डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेथड और उसका प्रोपाउंडर कौन है. मोंटेसरी मेथड मारिया मोंटेसरी, इन्हीं के नाम पे. प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, नाम याद रखो, WH किलपैट्रिक. ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड HE आर्मस्ट्रंग. डेल्टन या लेबोरेटरी मेथड हेलेन पार्कहर्स्ट. फ्लेवे मेथड हेनरी ग्लैडवेल कुक. क्वेश्चन आंसर या सोक्रेटिक मेथड सोक्रेट्स ने दिया है. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड एरिस्टोटल ने दिया है. इनको साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड. बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम, ये महात्मा गांधी ने दी है. सुपरवाइज स्टडी मेथड मॉरिसन. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन BF स्किनर. माइक्रो टीचिंग ड्यूराइट एलन. विनेटिका प्लान वॉशबर्न, याद रखना, ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑसबर्न, एलेक्स फेकिने ऑसबर्न पूरा नाम. स्टोक्योमेट्री मेथड मोरिनो. ये सारे मेथड पढ़ लेने, और इससे अलावा भी एक्स्ट्रा मैंने करवाए हैं आपको क्लास में ना, पूरे डिटेल में बताए हुए हैं, तो इनको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. सारे मेथड हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं. अभी देख लेती हूँ कुछ और तो नहीं बचा है. चलिए इतना ही था आज की क्लास पे, ठीक है. पढ़ना इसको अच्छे से, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे या अभी. क्लियर है आज की क्लास सभी को? देखो साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे बड़े नंबर ले सकते हो आप. वेलकम एवरीवन. 30 आउट ऑफ 30 भी ले सकते हो. और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है साइको का, घबराना नहीं है. 2-3 क्वेश्चन हमेशा टफ आते हैं, उसके अलावा पूरा पेपर इजी होता है. अभी तक हमने पीवाईक्यू पढ़े हैं ना, मैंने आपको बताए हैं सारे पीवाईक्यूज में पूरा एनालाइज करके कि देखो 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं जो एक्स्ट्रा आते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, तो उनको आप चाहे छोड़ के बाद में भी कर सकते हो. बाकी पेपर अच्छे से कर लेने. 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 की बात हो रही है अभी साइको की ही. हाँ जी, केमिस्ट्री की भी होगी कल या परसों. अभी एक और क्लास बचती है ना साइकोलॉजी की, वो भी वन लाइनर क्वेश्चन ही है. शायद मैं उसको कल दूं आपको. वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी. वैसे तो आज की क्लास में हमने मैक्सिमम कर लिया है, लेकिन उस क्लास को भी मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद फिर केमिस्ट्री की भी लगेगी आपकी ऐसी ही क्लास, कंप्लीट रिवीजन होगा और मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको. तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ अच्छे से देना है आपने एग्जाम. साइकोलॉजी बहुत इजी आती है और बहुत इजीली आप इसमें नंबर ले सकते हो, ठीक है. और नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है ना, तो अच्छे से पढ़ना, और जहां भी कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है. चलिए फिर आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूंगी, मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में. धन्यवाद.